30 मार्च सन 2024 की सुबह लगभग 9 से 10 के बीच में उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है गाजीपुर, उसका एक कस्बा है मोहम्मदाबाद। मुख्तार अंसारी का उसकी ही दहलीज के अंदर जनाजा रखा हुआ था और उसके जनाजे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। अब जैसे ही इस जनाजे को उठाकर कब्रिस्तान की ओर ले जाने वाले थे, तभी उनका छोटा बेटा होता है, उसका नाम है उमर अंसारी। वो अपने पापा को देख रहा होता है। वो अपने पापा के पास यानी कि मुख्तार अंसारी के पास जाता है और उसकी मूँछों को जाके ताव लगाता है। जैसे ही वो अपने पिता की मूँछों को ताव लगाता है, इतनी ही देर में कोई इसका फ़ोटो खींच लेता है और कोई इसका जैसे ही फ़ोटो खींचता है, वो फ़ोटो को वायरल कर देता है, यानी कि सोशल मीडिया पर यह फ़ोटो फैल जाता है। दरअसल जब मुख्तार अंसारी जिंदा था तो वो अपनी मूँछों पर ताव दिया करता था, तो आखिरी बार उसके बेटे ने अपने पिता की मूँछों पर ताव दिया था। अब जैसे ही मुख्तार अंसारी के जनाजे को वहाँ से उठाकर ले जाया जाता है, तो वहाँ पे लगभग 40 से 50 हज़ार लोग होते हैं और वो इस बात का इंतज़ार करते हैं कि जब वो मुख्तार अंसारी सुपुर्द खाक यानी कि दफनाया जाएगा, तो वो सब लोग मुख्तार अंसारी को मिट्टी देंगे। और अब ये जनाजा कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचता है, तो वहाँ पे पहले से ही डीएम और पुलिस के अधिकारी मौजूद होते हैं। तभी डीएम साहब मुख्तार अंसारी के भाई की ओर इशारा करती हैं, जो कि अफजार अंसारी होते हैं। उनसे कहती हैं कि कब्रिस्तान में सिर्फ परिवार के लोगों की ही एंट्री होगी, बाकी लोगों को गेट पर ही छोड़ दो। और इसी बात को देखते हुए डीएम साहब और अफजार अंसारी के बीच में कुछ कहासुनी हो जाती है। जब कहासुनी ज़्यादा होने लगती है तो डीएम साहब कहती हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर कार्यवाही करूँगी। तुम्हारे ऊपर ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ में जितने भी लोग हैं सबके ऊपर कार्रवाई करूँगी, क्योंकि जब 40 से 50 हज़ार लोग अंदर जाएंगे कब्रिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है, कोई भड़काऊ भाषण भी हो सकता है, शांति व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। इसलिए डीएम साहब ने कहा था कि खाली परिवार के लोग हैं वो अंदर आइए, बाकी सब लोग बाहर रहिए। दोस्तों, हुआ क्या था, अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। जब मुख्तार अंसारी का जनाजा कब्रिस्तान की ओर जा रहा था, तो उससे पहले ही कब्रिस्तान के आसपास मीडिया कर्मी होते हैं। वो मीडिया कर्मी क्या करते हैं, वहाँ के लोगों से इंटरव्यू ले रहे होते हैं कि मुख्तार अंसारी कैसा था, क्या था, किसके लिए क्या किया, क्या नहीं किया। लेकिन जब वो टीवी पर बोल रहे थे तो वो बता रहे थे कि मुख्तार अंसारी गैंगस्टर, मुख्तार अंसारी बाहुबली, मुख्तार अंसारी डॉन। तो वो जैसे ही तमाम तरह के नाम मुख्तार अंसारी के पीछे लगा रहे थे, उसका सबटाइटल लगा रहे थे, जैसे बाहुबली, डॉन और क्या कहते हैं गैंगस्टर वगैरह, तो वहाँ के लोगों को ये बात बुरी लगती है और वो लोग भड़क जाते हैं और मीडिया कर्मियों से कहासुनी हो जाती है। वहाँ पे जो लोग थे वो इतने गुस्सा थे, वो साफ साफ कहते हैं कि तुम इस तरह के किसी भी शब्द का मुख्तार अंसारी के नाम के पीछे प्रयोग नहीं करोगे। वो इतने गुस्सा हो जाते हैं कि वहाँ पे जितने मीडिया कर्मी होते हैं वो सबको वहाँ से खदेड़ देते हैं। दरअसल होता क्या है दोस्तों कि इतने सारे न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, सब जगह मुख्तार अंसारी का नाम निकल के आता है, तो सबके आगे सब लोग क्या बोलते हैं कि वो गैंगस्टर था, बाहुबली था, लोगों के साथ अत्याचार करता था, गलत काम करता था। तो मुख्तार अंसारी की क्या होती है, इमेज थोड़ी ख़राब हो रही होती है। तो वहाँ के लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि मुख्तार अंसारी की जो इमेज है उसको ये लोग ख़राब कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो लोग न्यूज़ वाले उनके वहाँ के लोकल लोगों से बात कर रहे थे, तो मुख्तार अंसारी के जो खेमे के लोग थे उन सभी से बात हो रही थी। तो वो उनसे जैसे ही बात करते तो वहाँ के लोग तो बताते हैं, भैया ये तो हमारा मसीहा था, ये तो रॉबिन हुड था, ये तो हमारी मदद करता था, गरीबों का रक्षक था। अब दो दो चीज़ें हो रही थी, कोई तो कह रहा था गुंडा था और कोई कह रहा था रॉबिन हुड था। दोस्तों, आज की कहानी में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्तार अंसारी क्या रॉबिन हुड था, लोगों का मसीहा था, मददगार था, या फिर गैंगस्टर, डॉन और बाहुबली था। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप लोग देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मऊ, और मऊ का ही एक मोहल्ला लगता है जिसका नाम है इमलिया मोहल्ला। यहाँ के एक ठेकेदार हुआ करते थे, अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह। ये ए श्रेणी के ठेकेदार थे और इनको बड़े बड़े ठेके मिला करते थे। और एक दिन यानी कि 29 अगस्त सन 2009 की शाम लगभग 5 बजे के आसपास वो अपनी सफारी कार में बैठे हुए थे। उनके साथ में उनका ड्राइवर जिसका नाम सफ़ीर उर्फ राजा होता है, और एक उनका दोस्त उनका साथी जिसका नाम की राजेश राय होता है, और साथ ही उनका एक मुनीम होता है जिसका नाम राम सिंह मौर्य है। और ये नरई बांध स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होता है, उसके पास में अपनी गाड़ी रोकते हैं।
ठेकेदार अपने मुनीम से बोलते हैं, जिसका नाम राम सिंह मौर्य होता है, उससे कहते हैं कि जाके ट्रक ड्राइवरों से जाके बात करो, क्योंकि उनका मुनीम राम सिंह मौर्य उनके सारे ठेके के कामों को देखता है, कहाँ से क्या आना है, कहाँ से क्या जाना है, किससे क्या बात करनी है, कितने पैसे देने, कितने पैसे लेने हैं। अब जो मुनीम जो होते हैं वो तो ड्राइवरों से बात करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जो ठेकेदार और उसका दोस्त जो होते हैं वो गाड़ी के अंदर ही बैठे होते हैं। अब जब मुनीम वहाँ से चले जाते हैं और गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, तो 3 गाड़ियों पे 6 लोग आते हैं और 6 की 6 बदमाशों के हाथों में आधुनिक हथियार होते हैं। लगभग 5 से 7 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलती हैं, उस गाड़ी पे हमला किया जाता है। जब गोलियां लगातार चल रही थीं तो दोस्तों, जो हमलावर होते हैं उनका जो मेन टारगेट होता है वो अजय प्रकाश होता है, यानी कि ठेकेदार, यानी कि मन्ना सिंह। वो उनके ऊपर लगातार गोलियों पे गोलियां चलाए जा रहे थे। बाकायदा जो शूटर थे, यानी कि जो गोलियां चला रहे थे, वो गाड़ी के अंदर झांक कर देखते हैं कि जिसको वो मारने आए थे वो मरा है कि नहीं मरा। और जब वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ जी, जिसे वो मारने आए थे वो मर गया, तो वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। इस दृश्य को देखने वाले बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, क्योंकि जो गांव का एरिया था वहाँ पे किसान थे, आसपास के जो लोग थे वो इस सारी चीज़ को लाइव देख रहे थे कि यहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं और किसी को मारा जा रहा है। लेकिन जो शूटर थे उनको सिर्फ अजय प्रकाश को मारने का ऑर्डर था और किसी को मारने का ऑर्डर नहीं था। तो उसने उन जो शूटरों ने आसपास के लोगों से कुछ नहीं कहा ना किया, और वहाँ से गोली चलाकर अपने टारगेट को मारकर वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, वहाँ पे जब ये दृश्य चल रहा था, यानी कि अजय प्रकाश के ऊपर गोलियां चल रही थी, तो वहाँ पे सैकड़ों लोग थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ पे जाके उसे बचाने की कोशिश भी कर ले। अगर कोई करता तो उसके साथ भी वही होता कि उसको भी गोली पड़ती। तो इसलिए सब लोग उसे दूर से ही देख रहे थे कि अजय प्रकाश में गोली पड़ रही है और उसको मारा जा रहा है। दोस्तों, जो गोली चलाने वाले होते हैं वो तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जो उनका मुनीम जो होता है वो वहाँ से भागा भागा आता है कि वो देखता है कि क्या हुआ। वो देखता है कि वहाँ पे गोलियां चल रही थी, तो भागा भागा आता है गाड़ी की ओर। वो वहाँ से रोता है, बिलखता है, जब तक में खूनी जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। अब वो गाड़ी खोल के देखता है तो रोता फपे आता है। जो राम सिंह मौर्य था उनका मुनीम, वो वहाँ से लोगों से मदद मांगता है कि आओ मेरी मदद करो, इनको बचाओ। अब वहाँ पे राम सिंह मौर्य के पास में गाँव के बहुत से लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। जब वो उसकी मदद करने के लिए गाड़ी खोलते हैं तो उसकी नब्ज़ को टटोला जाता है, अजय सिंह की को, जो ठेकेदार होता है। अब ठेकेदार की नब्ज़ को टटोला जाता है तो पता चलता है कि ठेकेदार मर चुका है। अब अजय सिंह जो कि ठेकेदार हैं वो तो मर चुके हैं, उनका जो ड्राइवर होता है उसकी सांसें चल रही होती हैं, और जो उनका जो दोस्त, उनका साथी होता है राजेश राय, उसकी भी सांसें चल रही होती हैं। अब क्या होता है कि गांव के लोग उनकी मदद करते हैं, क्योंकि ड्राइवर और उनके दोस्त की भी सांसें चल रही हैं। अब वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, उससे पहले वो क्या करते हैं, आनन फानन में इन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहाँ पे ड्राइवर की तो हालत थोड़ी ठीक हो जाती है, लेकिन जो उनका दोस्त होता है उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, उनकी जान माल का खतरा हो जाता है। तो क्या करते हैं, जो उनके दोस्त को बनारस रेफ़र कर देते हैं। अब उनके दोस्त को तो इधर बनारस रेफ़र कर दिया, लेकिन इधर गाजीपुर चौराहे पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं कि आखिरकार इस हत्याकांड को किसने दिया मौका, मतलब किसने ये हत्याकांड करवाया, और जिसने ये हत्याकांड करवाया है उसे सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और उसका नाम सबके सामने आना चाहिए। अब आखिरकार मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होता है तो जांच पड़ताल होती है। जब जांच पड़ताल होती है तो नाम निकल के आता है मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी वही जिसे कि लोग डॉन कहते हैं, जिसे कि लोग बाहुबली कहते हैं, जिसे कि बहुत से लोग मसीहा कहते हैं, रॉबिन हुड कहते हैं, जिसे बहुत सारे लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट जो लिखी जाती है वो 11 लोगों के नाम पे लिखी जाती है और 11 के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है और पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है। दोस्तों, अब जो ठेकेदार का ये दोस्त होता है और एक ड्राइवर होता है, ये दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। अब ड्राइवर तो ठीक हो जाता है, लेकिन 3 महीने बाद खबर आती है जो उनका दोस्त, उनका साथी होता है राजेश राय, वो मर जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब ये केस को 3 महीने हो जाते हैं और 3 महीने बाद ये केस कोर्ट में पहुंचता है। अब जब ये कोर्ट में पहुंचता है तो गवाहों की
जांच की जाती है कि कौन कौन गवाह था उस समय पे। अब जो राम सिंह मौर्य जो होता है, जो इनका मुनीम होता है, वो तो बिल्कुल ठीक होता है और वो गवाही देने के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन जो ड्राइवर होता है वो साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं गवाही नहीं दूंगा, मेरे को पहले ही गोली पड़ चुकी है, मैं जैसे तैसे बचा हूँ और मुझे अब भी धमकियाँ मिल रही हैं, अगर तुमने गवाही दी तो तुम्हें जान से हाथ धोने पड़ेंगे। अब ड्राइवर तो साफ मना कर देता है कि भाई मैं गवाही नहीं दूंगा, लेकिन जो राम सिंह मौर्य जो इनका मुनीम होता है, उससे कहा जाता है कि तुम गवाही दो। अब वो गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है तो उसको सरकार की तरफ से सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि उसको एक गनर प्रदान किया जाता है जो कि उसके साथ 24 घंटे रहेगा और वो गनर उनके साथ तब तक रहेगा जब तक वो केस चलेगा, यानी कि जब तक वो कोर्ट में गवाही देगा और जितने आरोपी हैं उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाएगा और उन सबको सज़ा मिल जाएगी। दोस्तों, इस बात को अभी 1 साल का समय भी नहीं बीता था, यानी कि इस घटना को अभी एक साल भी नहीं हुआ था उससे पहले ही, यानी कि 19 मार्च सन 2010 की बात है। दक्षिण टोला एक थाना लगता है और उस दक्षिण टोला थाने के एरिया के पास ही एक ARTO ऑफिस होता है और उसी ARTO दफ्तर के बाहर ये मुनीम अपने गनर का नाम सतीश होता है, उसके साथ खड़े होकर किसी का इंतज़ार कर रहा होता है। दोस्तों, जो मुनीम था उसको ARTO में कोई फाइल जमा करनी थी, तो उसी के इंतजार में वो वहाँ पे खड़े हुए थे, लेकिन अचानक में 4 बदमाश आते हैं, उनके पास में आधुनिक हथियार होते हैं और वो चारों बदमाश ताबड़तोड़ गोली चलाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अब जब गोली की बात आ ही गई है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वो ठेकेदार था जिसमें पहले गोलियां पड़ी थी, उसका जब पोस्टमार्टम हुआ था तो उसके अंदर से 20 से ज़्यादा गोलियां निकाली गई थी, क्योंकि पहले जो कातिल आए थे, खूनी आए थे, वो उनका मकसद था सिर्फ ठेकेदार को ही मारना। और वहाँ पे उसका जो ड्राइवर था वो बच जाता है, लेकिन वो गवाही से मना कर देता है, उनका दोस्त मर जाता है। लेकिन अब वहाँ पे सिर्फ एक ही गवाह था जो कि मौर्य था, उनका मुंशी। अब होते तो और भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन गवाही कोई नहीं देता, सामने सिर्फ मौर्य होता है। अब मौर्य सामने है, उसके साथ में गनर भी है। अब क्या होता है, अब वो ARTO के बाहर में अपनी फाइल आने का इंतजार कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो वो आते हैं 4 बदमाश, वो उसके ऊपर आके ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जो खूनी थे उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि मौर्य को मारा जाए, क्योंकि जब मौर्य खत्म होगा तभी उनका जो पुराना केस है वो खत्म होगा। अब इसी बीच में सतीश सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश का एक कांस्टेबल होता है और जो उनका अंगरक्षक भी था, जो कि उनको बॉडीगार्ड के रूप में मिला था, तो उसने मौर्य को बचाने की कोशिश भी की थी। अब जैसे ही उस अंगरक्षक यानी कि उस गार्ड ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो जो बदमाश आए थे उन्होंने सतीश सिंह के ऊपर भी फायरिंग कर दी। अब जो पुलिस वाला था, जो उनके साथ में उनकी बॉडीगार्ड था, उसको गोलियां पड़ जाती हैं तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। लेकिन जो राम सिंह मौर्य था, उसको वो लोग इतनी गोलियां मारते हैं कि वो मौके पर ही मर जाता है, यानी कि अपना दम तोड़ देता है। और अब जब वो 4 बदमाश पूरी तरह से कंफर्म हो जाते कि हाँ, कि राम सिंह मौर्य मर चुका है, उसको चेक करते हैं कि वो मर गया है, उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब उनके ऊपर दोस्तों गोलियां चल रही थी तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, सब लोग इस चीज़ को देखते हैं और ये सारा नज़ारा उन सब की आंखों के अंदर कैद हो जाता है। लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये बता दे पुलिस को कि हमने इस चीज़ को देखा है और हमारे आगे ऐसे ऐसे ये शूट आउट हुआ है। अब क्या होता है, जैसे राम सिंह मौर्य मरता है तो उसकी भी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और जब रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो उसमें भी जो मुख्य आरोपी होता है वो भी मुख्तार अंसारी होता है। हालांकि इससे पहले जो ठेकेदार का शूट आउट वाला केस था वो 7 साल तक चलता है और 7 साल के बाद अदालत में ये सिद्ध हो जाता है कि इसमें सिर्फ 3 ही लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं और इन तीनों के नाम इस तरह से हैं। एक का नाम जावेद कनौजिया, दूसरे का नाम अमरेश कनौजिया और तीसरे का नाम अरविंद यादव होता है और इन तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और मुख्तार अंसारी और इसके साथ में जो बाकी के लोग होते हैं इन सभी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। दोस्तों, दरअसल बात ये थी, जो ड्राइवर होता है वो बच जाता है और उसको जब वो गवाही देने की बात होती है तो उसको धमकी दी जाती है कि अगर तुमने गवाही दी तो तुम्हें जान से हाथ धोने पड़ेंगे। और भी 1-2 लोगों का नाम आया था कि वो गवाही देने के लिए तैयार थे, लेकिन
उन सबके पास भी धमकी चली गई थी कि भाई अगर तुमने किसी ने भी गवाही देने की कोशिश की तो तुम सब में गोली मारी जाएगी, जैसे कि उस ठेकेदार में मारी गई थी। दोस्तों, जिसको लोग रॉबिन हुड बोल रहे थे ना, दरअसल वो कोई रॉबिन हुड वगैरह नहीं था, वो एक बदमाश था। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुख्तार अंसारी या उसके किसी गुर्गे या किसी उसके चेले चपाटे के बारे में बोल भी ले या उनके सामने भी आ जाए। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, जो एक विधायक के ऊपर 400 से ज़्यादा गोलियां चलवा सकता है, वो कैसा आदमी होगा। अब वो विधायक कौन था वो आप कल की कहानी में देख सकते हैं, मैंने उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। उनका नाम कृष्णानंद राय होता है, उनके साथ में लगभग 6 लोग और होते हैं। अब कृष्णानंद राय जो होते हैं, इनके भाई को हरा के विधायक बने थे। अब इनके भाई को जब हरा दिया गया था तो मुख्तार अंसारी के अंदर टीस लगी थी कि इसने मेरे भाई को कैसे हरा दिया, इतने सालों से हमारा परिवार का दबदबा यहाँ पे चल रहा है और ये कल का आया आदमी, इसने हमारे परिवार को हरा दिया। तो ये क्या करता है, जब वो विधायक अपने साथियों के साथ गाड़ी में जा रहे होते हैं तो उनके ऊपर गोलियां चलवाता है। लगभग 400 से ज़्यादा गोलियां उस गाड़ी के ऊपर चलती हैं, जिसमें विधायक और विधायक के साथी मर जाते हैं। जब मीडिया कर्मियों ने ये इंटरव्यू लिया और जब बात चल रही थी तो वो कह रहे थे कि गोली तो एक से भी आदमी मर सकता है, अगर सही आदमी सही समय पे सही जगह पे गोली मारे तो वो एक गोली से ही मर सकता है। तो यहाँ पे 400 से ज़्यादा गोली चलाने का क्या मतलब था। दरअसल दोस्तों, मुख्तार अंसारी जो होता है वो अपना दबदबा करना चाह रहा होता है। वो 400 गोलियां इसलिए चलवाता है वहाँ पे क्योंकि जो लोग उसको नहीं भी जानते थे वो जान जाएं कि मुख्तार अंसारी से पंगा लेना बहुत टेढ़ी खीर है। वहाँ पे आदमी जाते हैं, 400-500 गोलियां चलाते हैं और लगभग 5 से 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि आसपास के ज़िले में जितने भी ठेकेदार हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी व्यापारी लोग हैं, वो उन तक मुख्तार अंसारी का नाम पहुंच जाए कि मुख्तार अंसारी से पंगा नहीं लेने का। प्लस जब वो कोई काम करते हैं, चाहे ठेका लेते हैं, अपना व्यापार करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, अब अगर मुख्तार अंसारी उनसे रंगदारी मांगे या फिर अपना कुछ हिस्सा मांगे तो उसके खिलाफ नहीं जाएं, उसको जो उसका हिस्सा बनता है वो उसको दें। अब मीडिया कर्मियों ने, जो ये ठेकेदार होता है मन्ना सिंह, इसकी पत्नी से बात करने की कोशिश की थी तो उसको पत्नी बताती है कि मन्ना सिंह को पहले से ही अंदाज़ा हो चुका था कि मुख्तार अंसारी कुछ कर सकता है। दोस्तों, चाहे ये घटना साल 2009 की हो, लेकिन मन्ना सिंह उससे पहले से ही, यानी कि साल 2007 से ही जितनी भी जगह होती हैं, चाहे एसपी ऑफिस हो, कोर्ट हो, पुलिस स्टेशन हो, और जितनी भी जगह होती हैं जहाँ पे कि वो शिकायत कर सकता है, उन सब जगह वो अपनी तरफ से चिट्ठियाँ लिखता है कि मुख्तार अंसारी मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है और मेरे से रंगदारी वसूल करने की कोशिश कर रहा है। वो बार बार कह रहा है जो मेरा हिस्सा है मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। अब जो हिस्सा दे देते थे वो तो सुरक्षित थे और शांत बैठे रहते थे, लेकिन जो लोग हिस्सा नहीं दिया करते थे उनको जान से हाथ धोना पड़ता था। अब ऐसे ही करते करते कुछ ही सालों में मुख्तार अंसारी के ऊपर लगभग 65 केस हो जाते हैं, जिसमें कि हत्या करना हो, चाहे हत्या करने की कोशिश करना हो, चाहे संपत्ति हड़पना हो, चाहे किडनैप करना हो, चाहे ज़मीन हड़पना हो, और भी ऐसे ना जाने कितने केस मुख्तार अंसारी के ऊपर चढ़े जाते हैं। केस ऐसे ही चलते रहते हैं। लेकिन एक बात और है, जो मोहम्मदाबाद इलाका था या उसके आसपास का जो भी इलाका था, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर मुख्तार अंसारी के घर पे या उसकी दहलीज पे पैर रखता था और मुख्तार अंसारी के परिवार से या मुख्तार अंसारी से कहते थे कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे पैसे की आवश्यकता है, या मेरी किसी ने ज़मीन घेर ली उसे छुड़वा दीजिए, या मुझे पैसे की आवश्यकता है, या मुझे ऑपरेशन करवाना है, चाहे मुझे कुछ भी करवाना है, उस सब चीज़ के लिए जो मुख्तार अंसारी के पास मदद मांगने के लिए जाते थे तो मुख्तार अंसारी उनकी मदद करता था। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ, मुख्तार अंसारी सिर्फ अपनी बरादर की ही मदद करता था और किसी की नहीं करता था, ये आप देख लीजिए। और वही लोग बाद में आके उसके गुट में शामिल हुए थे। आप सोचें कि वो सभी की मदद करता था तो नहीं करता था भैया, वो सिर्फ अपने ही लोगों की मदद करता था। तो बस वो उन्हीं लोगों के लिए रॉबिन हुड था, क्योंकि आपने कल इंटरव्यू में देखा होगा कि कौन लोग बोल रहे थे कि वो बहुत अच्छा इंसान था। आप सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, दूसरे पहलू की उसने कभी मदद नहीं की, उनसे सिर्फ उसने रंगदारी वसूली और उनकी ज़मीनें दबाई, उनके ऊपर सिर्फ उसने अत्याचार किया था। वो सिर्फ अपनी बरादर की ही मदद करता था, बाकी किसी की उसने कभी कोई मदद नहीं की। अब एक हाथ से तो लूट, डकैती और हत्याएं जैसे काम हो रहे थे, और लेकिन दूसरे हाथ से रॉबिन हुड बन के लोगों की, गरीबों की मदद की जा रही थी। इसीलिए
30 मार्च सन 2024 को जब उनका शव सुपुर्द खाक यानी दफनाने के लिए उनके घर से कब्रिस्तान की ओर ले जाया जा रहा होता है तो वहाँ पे लगभग 30 से 40 हज़ार लोगों की भीड़ होती है। जबकि चुनाव आचार संहिता लागू है और धारा 144 भी लागू है। और धारा 144 कहती है कि 4-5 व्यक्ति से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे 30, 40, 50 हज़ार आदमी इकट्ठे हो जाते हैं और उसके सबके साथ चलते हैं। और उस जनाजे में सब लोग यही चाहते हैं कि वो मुख्तार अंसारी को मिट्टी दें। लेकिन जब मिट्टी देने की बात आती है तो डीएम और जो उनके भाई होते हैं अफजार अंसारी, उन दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और डीएम चाहते हैं कि सिर्फ उनके घर के लोग ही कब्रिस्तान के अंदर प्रवेश करें, बाकी और लोग ना करें। अब जब बात ज़्यादा बढ़ती है तो डीएम ये तक कह देती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूँगी। दोस्तों, इस कहानी के अनुसार मैंने आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि एक तरफ तो उनके ऊपर मुकदमे पर मुकदमे चल रहे थे और अलग अलग कैटेगरी के मुकदमे चल रहे थे, और दूसरी तरफ ये चल रहा था कि कोई भी उनकी दहलीज पर कदम रख देता था तो वो उसकी मदद कर दिया करता था। इसीलिए जो मदद का दायरा था वो तो बढ़ ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ जो क्राइम का दायरा था वो भी बढ़ रहा था। अब जिन लोगों की वो मदद किया करता था वो लोग तो बहुत दुखी हैं कि मुख्तार अंसारी ख़त्म हो गए, हमारी मदद अब कौन करेगा। लेकिन जिनके लोगों के परिवार की हत्या की गई थी, जिनके घर में फिरौती मांगी गई थी या जिनसे अपना हिस्सा लिया जा रहा था, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। दरअसल जो मन्ना सिंह के परिवार वाले थे, मुख्तार अंसारी के मरने के बाद उन लोगों ने बहुत ज़्यादा खुशी मनाई। दरअसल किसी के जाने से दोस्तों कोई खुशी नहीं मनाता, हमेशा गम ही मनाता है। लेकिन जब किसी की वजह से अपना गया हो और जब वो सामने वाला चले जाए तो लोग खुशी ही मनाएंगे, क्योंकि बिना वजह उसने मन्ना सिंह की हत्या की थी। दोस्तों, एक समय वो था जब मन्ना सिंह के परिवार वाले रो रहे थे और मुख्तार अंसारी और उसके साथ ही खुश हो रहे थे। लेकिन आज मन्ना सिंह के परिवार वाले लोग जो हैं वो खुशी मना रहे हैं और मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग बड़े दुखी हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो सामने आके कह भी नहीं पा रहे कि मुख्तार अंसारी ने उनके साथ में क्या क्या किया था, कितनी गलत काम किए थे, या उनको लूटपाट की थी, मारपीट की थी, या जो भी किया था। वो लोग डरते हैं सामने आने से, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो बड़े बड़े लोगों के पास मदद के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन्हें मदद से पहले ये चीज़ सोचना चाहिए कि वो मदद किससे मांग रहे हैं, वो जिससे मदद मांग रहे हैं वो कितना जायज़ है, कितना नाजायज़ है। ऐसा तो नहीं कि वो दूसरे लोगों से फिरौती मांग रहा है और आपकी मदद कर रहा है। तो कभी भी मदद मांगने से पहले या देने से पहले 100 बार सोचें। और हाँ, इस कहानी को आपको बताने का मतलब आपको परेशान करना या किसी को विचलित करना नहीं है, बस आप लोगों को सतर्क करना है।